लिखें, वहां काम ना होने के कारण वे इलाके विकास की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर चाहे उद्योग धंधों की योजना हो या किसी अन्य विकास के विषय में हो, दूसरे राज्यों की तुलना में वहां बहुत कम काम हो रहा है और वह पिछड़ता ही चला जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में इस संसद के इधर के बैठने वाले लोगों ने और उधर के बैठने वाले लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह विधेयक है, इसको अभी प्रवर समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहां से विचार होने के बाद यह इस सदन के सम्मुख फिर से विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरे तरीके से यह अधिकार होगा कि जहां तक इसके अनुबंधों का संबंध है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या उनको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई हैं और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। प्रवर समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं, वह बहुत आवश्यक मालूम हुई हैं और जैसा कि मैंने कहा है कि उन पर विचार किया जाएगा। जहां तक सहकारिता का संबंध है, चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, सबकी यह मांग है कि जब हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ प्रजातंत्र प्रणाली कायम कर ली है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहां तक इस सहकारी विधेयक का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही हैं। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं थोड़े में खास बातों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनतंत्र कायम किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। महोदय, इस संबंध में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए और कर्मचारियों के रवैये के संबंध में माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए। मैं समझता हूं कि इससे कोई समझदार व्यक्ति इनकार नहीं करेगा।
कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो कठिनाइयां सरकार के समक्ष हैं, उन पर शीघ्र ही कदम उठाए जाने चाहिए। यदि शक्ति भी बरतनी पड़े तो चिंता नहीं, हमें ऐसे कदम ही उठाने हैं। मैं यह जानता हूं कि बहुत से लोग, जिनमें कुछ हमारे साथी भी हैं, इसकी कुछ बातों का विरोध करते हैं, परंतु यदि देश की उन्नति चाहते हैं, यदि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और विशेषकर यदि आप समाजवादी ढांचे के आधार पर, जिसको कि कांग्रेस ने देश के लिए निश्चित किया है, इस देश की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस तरह से कदम उठाएं कि जिससे लोगों को अपनी जीविका सुंदर ढंग से कमाने के लिए साधन जुट जाएं। वास्तव में यह सरकार, जिसने यह साहसपूर्ण कार्य किया है, इस कार्य के लिए सबसे अधिक बधाई की पात्र है। जो लोग यह आशा करते हैं कि हर एक कदम उस ढंग से होना चाहिए जिसके लिए गांधी जी हमसे कहा करते थे, और जैसा कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जिस तरह से सरकार ने इस संबंध में व्यवहार किया है, वह गांधी जी की नीति के अनुसार नहीं था। यही नहीं, उन्होंने तो एक तरह से कांग्रेस ने जो समाजवादी ढांचे पर समाज की व्यवस्था की नीति अपनाई है, उसका विरोध किया, और मेरी समझ में उनकी बात नहीं आती कि एक तरफ तो वह कांग्रेस के अंदर हैं और दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा स्वीकार की हुई नीति का इस प्रकार से विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि वह इस बात को भी जानते होंगे कि कांग्रेस द्वारा जिस नीति को स्वीकार कराने वालों में अधिकतर वे ही लोग हैं जो गांधी जी के अनुयायी हैं और उनके सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी वह बात समझ में नहीं आती कि आज सरकार प्रजातंत्र और गांधी जी के बताए हुए नियमों के अनुसार आचरण क्यों नहीं कर रही है। यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जो चर्चा चल रही है, उसमें भाग लेते हुए मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस पर विचार करते समय दो स्थितियों को हमें दृष्टि में रखना होगा। एक दृष्टि यह है कि किस स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, उसमें हमें क्या करना है, और दूसरी दृष्टि यह है कि भविष्य में देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब तक इन दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए इस बजट को नहीं जांचेंगे, तब तक हम यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि यह जो बजट हमारे सामने रखा गया है, वह देश की दृष्टि से उचित बजट है या नहीं। जब मैं इस समय की स्थिति को देखता हूं, तो मेरे सामने देश की
संकटकालीन स्थिति आ जाती है। स्टॉप